दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण के बारे में बताया गया है। तो ये कहाँ से कहाँ तक बताया गया है, ये धारा 453 से प्रारंभ होगा। तो हम पढ़ेंगे धारा 453, जिसमें बताया गया है कि धारा 409 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन कायम बताया गया धारा 453 में। तो इसको हम किस प्रकार समझेंगे, जब मृत्यु दंडादेश की पुष्टि के लिए उच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया जाता है किसी मामले में, सेशन न्यायालय को उस पर उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि का आदेश या अन्य आदेश प्राप्त होता है, तो वह वारंट जारी करके या अन्य ऐसे कदम उठाकर जो आवश्यक हों उस आदेश को क्रियान्वित कराएगा। ठीक है, अर्थात हम इसे साधारण भाषा में समझते हैं कि जब किसी मृत्यु का दंडादेश यदि सेशन न्यायालय द्वारा दिया गया है तो उच्च न्यायालय उसकी पुष्टि करेगा, और उसके बाद यदि वह उसकी पुष्टि करता है तो मौत डेथ वारंट भेजेगा, नहीं तो वह उसको रद्द कर देगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे धारा 454, जब अपील में या पुनरीक्षण में उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है, तब सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को क्रियान्वित कराएगा। ठीक है, यदि किसी ने अपील कर दी है मौत के आदेश के विरुद्ध, तो यदि वह पुष्ट होता है तो उच्च न्यायालय द्वारा यदि वास्तव में उस आदेश को पुष्ट कर दिया जाता है और दंड यथावत रखा जाता है, तब सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय का यदि उसे आदेश प्राप्त हो जाएगा तो वह वारंट जारी करके उस दंडादेश को क्रियान्वित कराएगा। धारा 455 पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय को अपील की दशा में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन का विलंबित किया जाना। जहां किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया जाता है और उसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील संविधान के अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड का या उपखंड खा के अधीन उच्चतम न्यायालय को होती है, तो वहां उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए स्थगित किए जाने का आदेश देगा जब तक ऐसी अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती, या यदि उस अपील अवधि के भीतर कोई अपील की गई है तो जब तक उस अपील का निपटारा नहीं हो जाता। ठीक है, उपधारा 2 में बताया गया है, जहां उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश दिया गया है या उसकी पुष्टि की गई है और दंडादेश व्यक्ति संविधान के अनुच्छेद 132 के अधीन या अनुच्छेद 134 के खंड 1 के उपखंड गा के अधीन प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए उच्च न्यायालय से आवेदन करता है, तो उच्च न्यायालय दंडादेश का निष्पादन तब तक के लिए स्थगित किए जाने का आदेश देगा जब तक उस आवेदन का उच्च न्यायालय द्वारा निपटारा नहीं हो जाता, या यदि ऐसे आवेदन पर कोई प्रमाण पत्र दिया गया है तो जब तक उस प्रमाण पत्र पर उच्चतम न्यायालय को अपील करने के लिए अनुज्ञात अवधि समाप्त नहीं हो जाती। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं धारा 456। इसमें बताया गया है कि गर्भवती महिला को मृत्यु दंड का लघुकरण किया जाना। यदि कोई महिला जिसे मृत्यु दंडादेश दिया गया है गर्भवती पाई जाती है तो उच्च न्यायालय दंडादेश को आजीवन कारावास में परिवर्तन कर सकता है, अर्थात कारावास का लघुकरण कर सकता है। ठीक है, अब खंड खा है कारावास। 457 धारा कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। तत्समय प्रवर्त किसी विधि द्वारा जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय राज्य सरकार यह निर्देश दे सकेगी कि किसी व्यक्ति को जो इस संहिता के अधीन कारावासित किए जाने या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किए जाने के लिए दायी है किस स्थान में परिरुद्ध किया जाएगा, अर्थात शासन बताएगी कि इस व्यक्ति को कौन से जेल में या किस स्थान में परिरुद्ध किया जाएगा। नंबर 2, यदि कोई व्यक्ति जो इस संहिता के अधीन कारावासित किए जाने या अभिरक्षा के लिए सुपुर्द किए जाने के लिए दायी है
सिविल कारागार में परिरुद्ध है तो कारागार या सुपुर्दगी के लिए आदेश देने वाला न्यायालय या मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को दंडिक कारागार में भेजे जाने का निर्देश देगा। ठीक है, जब कोई व्यक्ति उपधारा 2 के अधीन दंडिक कारागार में भेजा जाता है तब वहां से छोड़ दिए जाने पर उसे सिविल कारागार को लौटाया जाएगा जब तक कि उसे या तो दंडिक कारागार में उसके भेजे जाने के 3 वर्ष बीत गए हैं। उस दशा में वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 58 के अधीन सिविल कारागार से छोड़ा गया समझा जाएगा। ठीक है, खा है सिविल कारागार में उसके कारावास का आदेश देने वाले न्यायालय द्वारा दंडिक कारागार के भार साधक अधिकारी को यह प्रमाणित करके भेज दिया गया है कि वह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 58 के अधीन छोड़े जाने का हकदार है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब धारा 458, इसमें क्या है? कारावास के दंडादेश का निष्पादन। यदि किसी कैदी को या आरोपी को कारावास दिया गया है तो उसका निष्पादन किस प्रकार होगा वह इस धारा में बताया गया है। इसमें 458(1) में कहा है, जहां धारा 453 द्वारा उपबंधित उन मामलों से भिन्न मामलों में अभियुक्त आजीवन कारावास या किसी अवधि के कारावास के लिए दंडादेश किया गया है, वहां दंडादेश देने वाला न्यायालय उस कारागार या अन्य स्थान को जिसमें वह परिरुद्ध है या उसे परिरुद्ध किया जाना है तत्काल वारंट भेजेगा, और यदि अभियुक्त पहले से ही उस कारागार या अन्य स्थान में परिरुद्ध नहीं है, ठीक है, तो वारंट के साथ उसे ऐसी कारागार या अन्य स्थान पर भिजवाएगा। परंतु जहां अभियुक्त को न्यायालय के उठने तक के कारावास का दंडादेश दिया गया है वहां वारंट तैयार करना या वारंट कारागार को भेजना आवश्यक नहीं होगा। अभियुक्त को ऐसे स्थान में जो न्यायालय निर्देश करे परिरुद्ध किया जा सकेगा। जैसे छोटे छोटे मामलों में न्यायालय उठने तक की सजा दी जाती है तो उन व्यक्तियों को कारागार नहीं भेजा जाता, बल्कि वही न्यायालय में जहां न्यायालय कहे या तो न्यायालय कक्ष में ही या न्यायालय के बाहर कारागार अस्थायी बनी रहती हैं, वहाँ उनको परिरुद्ध किया जा सकता है। ठीक है, धारा 2, जहाँ अभियुक्त न्यायालय में उस समय उपस्थित नहीं है तब उसे ऐसे कारावास का दंडादेश दिया गया है जैसे उपधारा 1 में उल्लिखित है, वहाँ न्यायालय उसे कारागार या ऐसे अन्य स्थान में जहाँ उसे परिरुद्ध किया जाना है भेजने की प्रयोजन से उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करेगा, और ऐसे मामले में दंडादेश उसकी गिरफ्तारी की तारीख से प्रारंभ होगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। धारा 459, निष्पादन के लिए वारंट का निर्देशन। कारावास के दंडादेश के निष्पादन के लिए प्रत्येक वारंट उस कारागार या अन्य स्थान के भार साधक अधिकारी को निर्देशित होगा जिसमें बंदी परिरुद्ध है या परिरुद्ध किया जाना है। ठीक है, धारा 460, वारंट किसको सौंपा जाएगा। धारा 460 क्या कहती है कि वारंट किसको सौंपा जाएगा? जब कैदी कारागार में परिरुद्ध किया जाता है तब वारंट जेलर को सौंपा जाएगा। अर्थात यह एक क्वेश्चन बन सकता है कि कारागार में निरुद्ध व्यक्ति को यदि जेल भेजा जाता है तो वारंट किसको सौंपा जाएगा? तो वारंट जेलर को सौंपा जाएगा। आपको यह बात अपने ध्यान में रखना है। ठीक है, अब गा खंड है, इसमें जुर्माने का उद्ग्रहण के बारे में बताया गया है। ये धारा 461 से प्रारंभ होता है। 461 का शीर्षक है जुर्माना उद्गृहित करने के लिए वारंट। ठीक है, जब 461 धारा 461 जब किसी अपराधी को जुर्माने का संदाय करने के लिए दंडादेश दिया गया है किंतु ऐसा संदाय नहीं किया गया है तब दंडादेश देने वाला न्यायालय निम्नलिखित में से किसी एक या दोनों प्रकार से जुर्माने की वसूली के लिए कार्रवाई कर सकेगा। नंबर 1, अपराधी की किसी चल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा रकम को उद्गृहित करने के लिए वारंट जारी करेगा। व्यतिक्रम की चल या अचल संपत्ति या दोनों से भू राजस्व की बकाया के रूप में रकम को उद्गृहित करने के लिए जिले को कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए उसे वारंट जारी करेगा। ठीक है, परंतु यदि दंडादेश निर्देशित करता है कि जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने पर अपराधी कारावासित किया जाएगा, और यदि अपराधी ने व्यतिक्रम के बदले में ऐसा पूरा कारावास भुगत लिया है तो कोई न्यायालय ऐसा वारंट तब तक
नहीं जारी करेगा जब तक वह विशेष कारणों से जो अभिलिखित किए जाएं ऐसा करना आवश्यक न समझे या जब तक उसने जुर्माने में से व्यय या प्रतिकर के संदाय के लिए धारा 395 के अधीन आदेश नहीं किया है। ठीक है, राज्य सरकार नियम बनाएगी कि किस प्रकार वारंट निष्पादित हुआ है, कब कुर्की की जाएगी। ठीक है, और न्यायालय भी कलेक्टर धारा 1 के खंड का और ख के अधीन वारंट जारी करता है। वहाँ कलेक्टर उस रकम को भू राजस्व की भांति वसूली से संबंधित विधि के अनुसार वसूलेगा। ठीक है, परंतु ऐसा कोई वारंट अपराधी गिरफ्तारी या कारावास में निरोध द्वारा निष्पादित नहीं किया जाएगा।